अन्योन्य प्रेरण। पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। इसका मतलब ये था कि खुद की वजह से वो क्या कर रहा था, वो खुद के अंदर करंट प्रेरित कर रहा था, धारा को मतलब प्रेरित कर रहा था, धारा करंट को इंड्यूस कर रहा था। लेकिन अभी क्या है कि दो हमने कोई ले लिए, एक को प्राइमरी नाम दे दिया, एक को सेकेंडरी नाम दे दिया है, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। अब इसमें अपन क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, कि हम क्या करेंगे यहाँ से, ये इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था। इसका मतलब होता है हम करंट को वेरी करवा रहे हैं, करंट हमारा चेंज हो रहा है। एरो मतलब ये एरो से लगा हुआ है, मतलब करंट वेरी कर रहा है। तो करंट वेरी कर रहा है मतलब इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कांस्टेंट करंट यहाँ पे नहीं जा रहा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने की को ऑन किया, की मतलब कुंजी, कुंजी को ऑन करते हैं ना, उसको ऑन करा मतलब स्विच ऑन किया, या फिर अपन जब वहां पे क्या करेंगे, तुम लोग अगर कभी जाओ ना गलती से अगर लैब में जाओ स्कूल की, तो वहां पे स्विच होता है, उसमें कुंजी लगाते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसको आप ऑन करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो इसमें निकलेगी फील्ड लाइंस, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें निकलेगी फील्ड लाइन। तो इसमें जो फील्ड लाइन निकलेगी वो कहां तक जाएगी, वो ये दूर नहीं है, पास पास ही रखे हुए हैं, मैंने दूर बना दिए, ठीक है, ये इसकी रेंज में रखे हुए हैं, कि मतलब जिसमें से जो फील्ड लाइन निकलेगी, जो बल रेखाएं निकलेंगी, वो इस तक पहुंच जाए, इतनी पास ये रखे हुए दोनों कॉइल है ना। तो ये क्या होगा, इसके पास से यहाँ पे फील्ड लाइन जाएगी, यहाँ पे इस जगह, और जब इस पे फील्ड लाइन जाएंगी, बल रेखाएं जाएंगी, कम ज्यादा होगी, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे क्या होगा, इस सुई में डिफ्लेक्शन आएगा, इस सुई में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब क्या पता लगा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। वो करंट बहुत कम होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं होगा, डिपेंड करता है आपका करंट कितना तेज है। पर अपन जो लैब में बात करते हैं वो बहुत कम करंट होता है, अगर आप उसको हाथ लगाओ तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा करंट भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सिर्फ इस चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है, गैलोरीमीटर यूज करना पड़ता है चेक करने के लिए करंट है या नहीं है। तो बहुत कम करंट जनरेट होगा, लेकिन जनरेट होगा। तो डिपेंड करता है कि कोयल कैसी है, उसकी नंबर ऑफ ट्रांसफेरो की संख्या कितनी है, उसको डिपेंड करता है, सब चीजें अपन पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे स्विच ऑन करेंगे, ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों में से एक दिशा में जाएगा। मैंने माना ये ऐसे गई, डायरेक्शन की ऐसे गई, मैंने माना जैसे ही ऑन किया ये ऐसे गया, फिर ऑफ किया ये ऐसे चला गया, ऑन किया तो ऐसे गया वापस जगह पे आ गया, ऑफ किया तो वापस ऐसे गया जगह पे आ गया। मतलब वही काम कर रहा है कि जब ऑन ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो होगा, लेकिन कांस्टेंट कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका रीजन आप लोगों को साफ साफ पता है, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन है जब फील्ड लाइन कटेंगी, बल रेखाएं कटेंगी, तो ही एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वही ईएमएफ करंट का कारण बनेगा। इस वजह से इसमें वैल्यू आ रही है। तो क्या कर रहा है ये, इसको प्रेरणा दे रहा है, इसको इंड्यूस कर रहा है ये, कि हाँ भाई मेरे पास करंट है, तेरे पास भी आगे चाहिए, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तो तेरे को भी दूंगा, ठीक है, दोनों दोस्त है पक्के ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से करंट जाएगा तो इस पे जाएगा जाएगा, बस ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है कहाँ है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो सबने देखा है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर अपन पढ़ेंगे, उस पर अपन बात करेंगे इस चीज को कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है। वो मैं तुमसे पूछूंगा, ये बात तुम याद रखना, ये चीज कि जो ट्रांसफार्मर होता है किस पे काम करता है, वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। आई बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं कि अपन इन कुंडली को इस तरह से रखते हैं, मतलब इन कोयल को इस तरह से रखते हैं कि जितनी फील्ड लाइन निकले ना, जितनी भी फील्ड लाइन निकले वो सारी की सारी इसके अंदर से गुजरे। क्या कहा मैंने, कि जितनी भी फील्ड लाइन निकले, बल रेखाएं निकले, सारी की सारी इसके अंदर से गुजरे। हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था करते हैं अपन, ठीक है। अपन इस तरह की कपलिंग करते हैं, दोनों को इस तरह से पास पास रखते हैं, ताकि ना कि सारा का सारा इसके अंदर से निकले, ठीक है, इसके अंदर से गुजरे। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, फ्लक्स पानी होती है, कुछ बल रेखाएं बाहर की बाहर निकल जाती है, इसके अंदर नहीं जा पाती, तो वो वहां पे होती है लॉस, वहां पे होती है हानि, और ये हानि होती है ट्रांसफार्मर में, ये अपन पढ़ेंगे वहां पे ट्रांसफार्मर लॉस के अंदर, ट्रांसफार्मर ऊर्जा हानि के अंदर, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइन के अंदर से नहीं निकल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये इस तरह से रहे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक विशेष तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, उसमें तो बताऊंगा कि क्या करते हैं अपन आने वाला जस्ट आगे, आप देखते रहो ध्यान से, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर पूरा का पूरा ही मतलब फील्ड लाइन जाए, तो इस चीज को बोलते हैं गाढ़ा युग्मन।
गाढ़ा युग्मन, मतलब हाई कपलिंग करते हैं अपन इसमें, ठीक है, कि हमारा कपलिंग इतना हाई हो कि सारी की सारी फील्ड लाइंस के अंदर से गुजरे, गाढ़ा युग्मन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। एक तो ढीला युग्मन होता है ना, लो लेवल की कपलिंग होती है, एक हाई लेवल की कपलिंग होती है, गाढ़ा युग्मन किया जाता है। जितनी ज्यादा अच्छी कपलिंग होगी उतना अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहेगा, उतना अच्छा करंट इसमें जनरेट होगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट अपन नहीं देंगे, अपन क्या करेंगे उसको इंड्यूस करके देंगे, ताकि क्या है ना, मतलब खतरा कम हो इंस्ट्रूमेंट के जलने का। अभी जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उससे इतना ज्यादा करंट आता है ना, मतलब स्टेशन से, अब जहाँ पे हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन लाइन से करंट आता है ना, तो इतना सारा करंट, 10,000 वोल्ट, कोई 11 kV की लाइन है, कोई 33 kV की लाइन होती है, तुम्हें पता है कितनी भयंकर लाइन होती है हाई टेंशन वाली, अगर आप हाथ लगा लो तो है ना, वही जगह खत्म हो जाओ, 1 सेकंड मिलना गया आपको, है ना। तो उस हाई टेंशन से करंट आता है इतना सारा, क्या चिपक याद है ना, देख मरेगा ना यार, तो वही कह रहा हूँ, हाई टेंशन है इतना खराब। और ये क्या है ना कि जिस जगह चिपकते होंगे ना, तो अगर वो मरते नहीं होंगे तो हो सकता है कि वहां पे करंट इतना नहीं होगा, लेकिन जहां पे और ज्यादा मतलब तारे निकलते हैं, तार निकलते हैं, वहां अगर आप हाथ लगा लो तो आप जल जाओ, है ना, इतना खतरनाक होता है हाई टेंशन करंट। जो ट्रेन वगैरह होती है, ट्रेनों के ऊपर लगे होते हैं तार इस तरह से, याद है आप लोगों को, ठीक है, जिसमें वो फंसता है ऊपर का ट्रेन के अंदर, वो इस तरह से फंसता है, तो वो हाई टेंशन करंट होता है ना। बहुत से अभी से गोदावरी में तुमने देखा होगा, वहां पे बहुत बड़े बड़े लगे हुए अभी पोल लगा करके, वो हाई टेंशन करंट है, ठीक है। तो ये करंट वहां से आता ही है, इस जगह से। और अब क्या होता है ना कि इसमें बहुत, तुमने देखा होगा कभी ना, कोई भी पक्षी होते हैं ना, पक्षी वगैरह, वो एक तार में बैठे रहते हैं लेकिन मरते नहीं है वो कभी भी, तुम्हें कभी देखा है ये चीज, पक्षी वगैरह कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं, क्योंकि एक तारे बैठे रहते हैं वो मरते नहीं है। अब क्या होता है, तार तीन तरह के होते हैं, है ना, तीन तरह के तार होते हैं, ठीक है, एक दो तीन। एक तो ये होता है जो अर्थ पे होता है, पृथ्वी अर्थ होता है ना, और दो होते हैं, एक तो विद्युत में उदासीन न्यूट्रल वायर होता है, और एक है ना, एक इलेक्ट्रिक वायर होता है, मतलब इसके अंदर करंट होता है। तो एक तो करंट ले जाने का काम करता है, और एक वापस लेके आने का काम करता है ना, एक करंट ले जाने का काम करता है, एक करंट लेके आने का काम करता है। तो अब आप क्या है कि आप अगर एक तार को पकड़ लोगे ना, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ करंट जा रहा है, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ विभव आया। और करंट कब बनेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभव में परिवर्तन आएगा, तभी करंट आएगा, ये बात याद रखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब आप आने वाले तार को पकड़ लो और जाने वाले तार को भी पकड़ लो। अब आपने यहाँ से करंट आ रहा था और यहाँ से करंट जा रहा था, और आपने क्या करा, बीच में, आप इनके बीच में अपन एक वायर लगा देंगे, अगर तुम सोचो ये बात, इनके बीच में अगर मैं, मतलब ये तो खैर अर्थ वाला है, इनके बीच में अगर मैं वायर लगा दूंगा, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर अगर अपन ने दोनों तार पकड़ लिए, तो अपन क्या बन जाएंगे, चालक, अपन बन जाएंगे कंडक्टर, तो करंट अपने अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से आप मर सकते हो। लेकिन अगर आप एक तार को पकड़ोगे ना, आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ उसमें अंदर सिर्फ करंट जा रहा है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। विभव की वजह से करंट नहीं होता, विभवांतर की वजह से करंट फ्लो होता है, ये बात याद रखना। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तब आपको करंट होगा वहां पे। तो अगर गलती से पकड़ने की दिक्कत इच्छा हो तो एक पकड़ के देना, दोनों मत पकड़ना, सिर्फ एक पकड़ सकते हो। हेलो, कहाँ चले गए। हाँ, तो ये चीजें चलो देख लो, तुम तो ये देखो काम की चीज क्या है अपने। अब अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मीटिंग टाइम बता देना मुझे कितना होगा, 30 मिनट हो जाएगा। ओके ओके, देखो, तो देखो हम लोगों ने कल बात की थी कि एन फाइव इक्वल टू एल आई, ये हमने कल पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो एन फाइव इक्वल टू एल आई अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। यानी कि एन फाइव जो प्रपोर्शनल था वो किसके था, वो आई के करंट के प्रपोर्शनल था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, आप लोगों को पता है कि प्राइमरी कोयल में चेंज हुआ तो सेकेंडरी में फ्लक्स जनरेट हुआ था, ये आप लोगों को पता है। प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन से द्वितीयक में चेंजेस आया था, तो फ्लक्स किसमें जनरेट हुआ, सेकेंडरी में। सेकेंडरी को अपन बोलेंगे N2 और phi2, ठीक है। सेकेंडरी वाले को अपन बोलेंगे N2 phi2। लेकिन करंट आपने किस में दिया था, प्राइमरी में दिया था आपने करंट, उसको बोलेंगे I1। पहले वाले को I1 करंट बोल दो, दूसरे वाले को जो इंड्यूस हो उसको I2 बोल दो। और ये पहले वाले के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 phi1, इसके लिए N2 phi2। तो करंट जनरेट कहाँ पे हुआ, मतलब फाई कहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे जनरेट हुआ, प्लस कहाँ बना, यहाँ बना। करंट कहाँ दिया था, प्राइमरी में दिया था, इसलिए I1 समानुपाती हो जाएगा N2 phi2, ठीक है। अब जब आप प्रपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज एम। एम क्यों लिखा, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन है,
और म्यूचुअल की वजह से ये एम आया है, तो क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जैसे वहां पे स्व प्रेरण गुणांक आया था, यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो एम की वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज एम, N2 phi 2 upon I1, सिंपल सी बात है ना। आप यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो, क्या दोगे डेफिनेशन, कि अगर आपका करंट जो आपने दिया है वो 1 एम्पियर करंट दे दिया जाए, तो उसमें जितना फ्लक्स इंड्यूस होगा उतना वो उसके म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा, अन्योन्य प्रेरण के बराबर होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब अपन इसी चीज को अपन बात करते हैं, फेराडे लॉ की यूज करते हैं अपन, वहां पे इसको ईएमएफ के टर्म में लिखते हैं अपन अगर, तो आप जानते हो E इक्वल टू ए डी फाई बाई डी टी होता है, ये हमने कल भी लिखा था। तो अगर अपन E2 निकालें, यहाँ पे N2 आ जाएगा और यहाँ पे F2 आ जाएगा, ये आप लोग जानते हो अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे E2 लिखूंगा तो N2 आ जाएगा और Phi 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ, हेलो, है ना, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ पे साथ में आता है क्योंकि इंड्यूस हुई है, प्रेरित हुई है, विपरीत दिशा में हुई है, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। और अभी अभी हमने लिखा, हम क्या कर सकते हैं, इस N को अंदर ले सकते हैं, तो N अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, N2 phi 2 अपॉन डेल्टा टी। N2 phi 2 की वैल्यू कितनी है, एम आई वन, कितनी है, एम आई वन, तो E2 की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो अगर अपन करंट की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें, मतलब इस वैल्यू को 1 मान ले, तो हमारा विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ है वो म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाली डेफिनेशन भी आ चुकी है। आपसे जिस लैंग्वेज में पूछा जाए, कि आपसे पूछा जाए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के पदों में अन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखो, तो आपको ये लिख के आनी है। और उसके टर्म में पूछे, अगर ये वाले टर्म में पूछे, ये लिख के आनी है। जिस पर डिपेंड करता है, जो चीजें पूछे वो आप लिख सकते हो। ओके,